ये मेरी निजी इच्छा थी कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी जीवन यात्रा में कितना संघर्ष रहा है सफलता के पूर्व। हेलो। तो एक कुर्सी लगवाइए, माइक। हाँ भैया, फ्रेम में हम दोनों को ले लीजिएगा। भैया, मैं बात कर रहा था आपके जीवन यात्रा में सफलता से पहले संघर्ष। आपके पास दो सफलताएं हैं, एक तो प्रशासनिक सेवा में होने की सफलता और एक भौजी से विवाह करने की सफलता। तो इन दोनों सफलताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम उस संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि तमाम परेशानियों के बावजूद आप उस परीक्षा में बैठे, उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया, कैसे, ये हौसला कैसे, और थोड़ा अपनी पृष्ठभूमि भी बताएं। सभी को नमस्कार। सभा बहुत विशेष है और मगध महोत्सव है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मगध का निवासी हूँ, मगध में जन्म हुआ है। सैकड़ों और हजारों जन्म फलित पुण्य कर्म फलित होते हैं तो भारत भूमि में जन्म मिलता है, और लाखों पुण्य कर्म फलित होते हैं तो मगध में जन्म मिलता है। क्या बात है, जिंदाबाद। इस मगध का भाग हूँ। मगध में रहना ही हर दिन महोत्सव जैसा अनुभव देता है। तो इस मगध महोत्सव का आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। आपने पूछा संघर्ष। मैं ये कहूँगा कि धरती पर जो भी लोग, डार्विन का सिद्धांत है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो भी जी रहा है या जो भी स्पीशीज़ हैं, सब कोई संघर्ष के बल पर ही आज अपने अस्तित्व को बनाए हुए या अस्तित्वमान है। तो मैं जब पैदा हुआ, मतलब बात पुरानी हो गई है ना, तो जो मुझे बाद में माता पिता के द्वारा बताया गया कि मैं एक सेरेब्रल पॉल्सी नाम की एक बीमारी को लेकर पैदा हुआ। इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें बहुत सारे मामलों में मानसिक विक्षिप्त भी होते हैं लोग, बट मेरा थोड़ा बहुत ठीक रह गया। तो मैं अलग नहीं था। मैंने जब होश संभाला तो मैं बिल्कुल वैसा ही अपने आप को संपूर्ण समझता था जैसे आप या जैसे सामने के लोग समझते हैं। लेकिन वो है ना, दुनिया एहसास दिलाती है कि आप थोड़े अलग हैं। तो संघर्ष जो आपने शब्द कहा वहीं से शुरू होती है। मतलब आप किसी पथ पर चलते हैं और सामने से जो घर्षण होता है ना, वही संघर्ष है। तो पहले तो प्रश्न था जीवित रहने का प्रश्न, पालन पोषण का प्रश्न। पढ़ाई की तो बात ही बहुत बाद में उठती थी, और आगे जब बढ़ा, पढ़ाई शुरू हुई थोड़ी बहुत, तो पटना में जो स्कूल्स थे वो लेने से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, दूसरे बच्चों पर ये प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं जो 2 मिनट में शायद नहीं कवर कर पाऊँगा। लेकिन वो होता है ना कि नदी आगे जब अपने उद्गम स्रोत से निकलती है तो उसको सागर पाना ही होता है। क्या बात, टकराना ही होता है, पत्थर से रास्ता बनाना ही होता है। ये समय की सच्चाई भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ विशेष किया। आप जब अपने सामान्य जीवन को प्रतिदिन बड़ी ईमानदारी से जीते जाते हैं और अपने प्रयत्नों और अपने प्रयासों को निर्विघ्न रूप से करने का संकल्प लेते हैं, तो एक दिन वही कहानी अमर कहानी बनती है और वही कहानी सफलता की कहानी बनती है। तो मेरे तरफ से मैंने कुछ विशेष नहीं किया। आपकी तरफ से अगर कुछ विशेष लगता हो तो आभार। निसंदेह भैया, विशेष तो ही है। और आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, जिसका सपना लाखों करोड़ों बच्चे देखते हैं हिंदुस्तान में। वैसे वो गिर गया, उसको उठा लें अंग वस्त्र। धन्यवाद। और भैया, यूपीएससी में आप पहली बार कब बैठे थे, मतलब किस अटेम्प्ट में आपका चयन हुआ? दूसरे अटेम्प्ट में हुआ। मैं पहले थोड़ा अपना वो बता दूं। मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो थोड़े अनौपचारिक ढंग से पढ़ाई शुरू हुई, वाजिब वजह है, आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद फिर बिहार बोर्ड में मुझे 12th में मैं 8वां टॉपर था, राज्य टॉपर। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। फिर पटना विश्वविद्यालय से मैंने हिंदी, चूँकि बचपन से कविताएं लिखता आ रहा था,
हिंदी साहित्य से इस सहज पर भी आऊँगा, इस पर। सहज और नैसर्गिक प्रेम था जो शायद पूर्व जन्मों का था। तो हिंदी साहित्य ऐसे मैंने एमए किया, उसमें भी मैंने यूनिवर्सिटी टॉपर था। क्या बात है। तो एक अंदर से प्रेरणा आई कि लगता है कुछ लिखते हैं, जी। प्रश्नोत्तर तो कोई बात हो जाती है, जी। तो टकरा के देखते हैं जो यहाँ की जो सबसे बड़ी परीक्षा प्रणाली के रूप में जो विख्यात है। तो यूपीएससी मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा पहले नेट यूजीसी नेट किया हिंदी साहित्य में, उसके बाद फिर यूपीएससी में बेटा पहली बार में प्रीलिम्स हुआ और दूसरी बार में मतलब मेंस फिर नहीं हुआ पहली बार, और दूसरी बार में फाइनल सिलेक्शन हुआ। बहुत बधाई। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रशासनिक पद पर बने रहते हुए किसी भी व्यक्ति को प्रशासनिक पद पर बने रहते हुए सरकारों का कितना दबाव है या निर्णय लेने का, थोड़ा विस्तार से, संक्षिप्त में ही विस्तार से बता दें, भीतर की बात, क्योंकि आप ही हैं भीतर की बात हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोग तो बाहर से ही वोट देख चले आते हैं। अरे नहीं, अब वो समय नहीं रहा। सोशल मीडिया के आने बाद हर कोई भीतर तक घुसा हुआ है। कई बार मेरे कार्यालय में जो नहीं होता है वो बाहर खोमचे वाले बताते हैं कि पता है, सुने आज ये हुआ है। तो मुझे नहीं पता। तो ये दबाव आप किस संदर्भ में बोल रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा। निर्णय के लिए नकारात्मक संदर्भ में अगर मैं ना लूं तो दबाव तो सबसे पहले स्वयं की अपेक्षाओं का दबाव होता है। मैं क्या संकल्प लेकर आया था या मैं क्या सोच लेकर आया था, मुझे क्या करना था, वो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, यही दबाव सबसे प्रमुख है। मैं बताऊं कि आप जब एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो आप भी चाहते हैं कि आपके सबॉर्डिनेट आप जो निर्देश दे रहे हो तो वो बात माने, और आपको आपसे भी ये अपेक्षा की जाती है कि आपके भी जो सुपीरियर बॉस हैं वो आपको जो निर्देश दे रहे हैं उनका आप पालन करें, लेकिन कानून और रूल्स के तहत पालन करें। और फाइलें होती हैं, और अगर आपका मन है कि आप बिल्कुल उसके विपरीत जाना चाहते हैं तो एक डिसेंट नोट तो लिख ही सकते हैं। और मेरा ये मानना है, आपकी अगर कोशिश ईमानदार है, आपके अगर मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है, तो ऐसा कोई दबाव नहीं है जो आपको सही करने से रोक दे और गलत करने के लिए प्रेरित करे। कभी हृदय कितना छटपटाता है ऐसे निर्णयों में? कई बार होते होंगे कि जैसे कभी भावुक होता है, कई बार वो यहाँ से सोचता है, लेकिन आप जिस पद पर हैं और जो कर रहे हैं पेशे में, तो यहाँ की बात है, तो कभी हृदय को कितना तड़पना पड़ता है? सबसे पहले तो कवि होने के नाते मैं ये कहूँगा कि समय पर कार्यालय जाना और उस 8 घंटे या 10 घंटे या कभी कभी 12 घंटे 14 घंटे कार्यालय में समय बिताना ही बड़ी बड़ी कठिन बात लगती है। वो आपने इनका पढ़ा होगा, मोहन राकेश एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं जी। तो कोई भी नौकरी उन्हें मिलती थी तो वो कहते थे कि ये घड़ी देख के मैं चलूँगा तो मैं साहित्यकार नहीं हो सकता। तो कवि सामने एक बैठे हैं चंदन भैया। हाँ, अच्छी बात है बहुत। मैं इनके पेशे के बारे में नहीं जानता, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली हैं अगर इन्होंने कलम को ही अपना पेशा चुना हो। तो ये किस्मतों की बात होती है कि आप जो चाहें आप उसी में अपने, मैं क्या कहूँ, आजीविका की भी तलाश कर लेते हैं। तो ये किस्मतों की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये विवशता होती है कि मैं जो समय कविता पर दे सकता था वो कार्यालय में दे रहा हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, कंट्रीब्यूट करना है लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, माध्यम कुछ भी हो। बाकी रहा निर्णयों में, तो निर्णय में तो वही सबसे पहली बात है कि जब आप किसी सिस्टम में होते हैं और वो भी सरकारी सिस्टम में, तो इतना इतना औपचारिक ये तंत्र है। जैसे आपने कोई मुझे अपनी समस्या सुनाई और मुझे लगा कि नहीं, इसका त्वरित निष्पादन तो बनता है और है, कानून भी है, रूल भी है, तो भी वर्बली मैं आदेश तो नहीं दूंगा ना। मैं कहूँगा आवेदन दिया है, आपने कहेंगे कि नहीं भैया नहीं दिया है, प्रोसीजर के थ्रू। हाँ, तो क्या वहाँ दीजिए, वो बड़ा बाबू है, उसके बाद वो पुटअप करेगा तो फिर उसको तो ये जो विलम्ब हुआ ना, यही कभी मन को खटकता है। और बाकी आप जो निर्णय, कविता और प्रशासन में बस इतना ही अंतर है, मैं मानूंगा कि जो भाव आप कविता लिखते हैं उसके बाद आलोचक बाद में निर्णय करते हैं कि कवि क्या कहना चाहता था या चाहता है। और जब आप प्रशासक होते हैं तब जब आप निर्णय लेते हैं तो लोग ये
निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि अधिकारी की क्या भावना थी। तो बस यही फ़र्क है, अप्रोच में फ़र्क है बस। बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी दूसरी सफलता की ओर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। और चंदन भैया को कल कार्यक्रम है, कल इनका और बहुत दूर कार्यक्रम है इनका, कल बम्बई में कार्यक्रम, इसीलिए जो है मैं सेंड कर दूँ जी। ठीक, प्रणाम भैया। ये पहली बार इस सेगमेंट में मंच से ही प्रणाम हो रहा है। ये यूपी बिहार में ही हो सकता है और कहीं ही नहीं हो सकता। मैं सर बड़ी अदब से मैं आपकी दूसरी सफलता की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। कैसे मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप पटना बिहार की राजधानी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, कैसे ये संभव हो पाया? पहली बार कैसे मिलना हो, थोड़ा सा मुझे बता दें। बहुत ज़्यादा घर में बाद में पूछ लूँगा ऑफ कैमरे। प्रश्न ऑफ कैमरा ही पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके एक पार्ट का ही मैं उत्तर दे पाऊंगा, एक पार्ट का उत्तर आप उनसे भी पूछ लेंगे। नहीं संदेह। आजकल के समय में दुनिया बहुत छोटी हो गई है जी और वायुयान है, मतलब ट्रेन है और सोशल मीडिया है। पहली बार मुलाकात मतलब परिचय कैसे हुआ, बस इतना जानना चाहता था। सोशल मीडिया से। सोशल, आज सिद्ध हो गए प्रेम विवाह है। मैं यही सिद्ध करना चाहता हूँ। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, तो जब तक सिद्ध ना कर लूँ तब तक मन नहीं भरता है। अभी भी इसमें काफ़ी सूत्र है। सोशल मीडिया के बाद भी आप अगर शादी के फैसले में अगर अपने माता पिता को सम्मिलित करते हैं तो वो अरेंज मैरिज है। यूं ही नहीं आप इंटरव्यू देकर आए हैं। सर मैं आपसे, आपके माध्यम से जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, यूपीएससी का हब है, और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें बताएं कि तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम आपसे कविता ज़रूर सुनेंगे, एक गज़ल आपकी। तैयारी यूपीएससी के संदर्भ में आप जी शायद पूछ रहे हैं, जी, कि आप यूपीएससी इलाहाबाद से आए हैं तो जी वो सच में गढ़ है। तो मैं ये कहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप चाह रहे हो तो कोई शॉर्टकट नहीं है। जी पढ़ना होगा, खूब पढ़ना होगा, रगड़ के पढ़ना होगा। मैं अतिशयोक्ति न करूं तो 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, चलिए उतना ना पढ़ें तो 10 से 12 घंटे तो पढ़। कुछ टॉपर्स आते हैं, वो इंटरव्यू दे के चले जाते हैं कि हम 3 से 4 घंटा पढ़ते थे, आपको बरगला रहे हैं। हाँ, वो पूर्व जन्म का कोई अगर स्मृति आ गई हो तो अलग बात है, या अगर आपकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी है कि आप 5 मिनट में ही चीज़ों को याद कर जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन पढ़ना होगा, खूब पढ़ना होगा। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं ये बताना चाहता हूँ, और अधिकांश लोग ये कहते हैं कि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना क्या है, बल्कि ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। ये बड़ी कि एवरीथिंग इज़ विच इज़ अंडर द स्काई आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो दुनिया बड़ी है, ज्ञान के क्षेत्र बहुत बड़े हैं, प्रश्न के सिलेबस इसकी कोई बहुत निर्धारित नहीं है। हालांकि यूपीएससी एक सिलेबस देती है, लेकिन वो इतना इंडिकेटिव है ना कि उसका आप उससे ओर छोर उसका पता नहीं लगा सकते। तो कि कहाँ कहाँ आपको अपना समय नहीं देना है ये आप जानें। 2 किताबें ही पढ़ें, उसको 10 बार पढ़ें, इससे 10 किताबों को 2 बार पढ़ने से अच्छा है 2 किताबों को 10 बार पढ़ें। और अगर गंभीर होकर के आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव्स पर कम फोकस करके अपनी रिटन कैपेसिटी, लिखने की क्षमता ज़्यादा देखें, क्योंकि आफ्टर ऑल फाइनली वो आपको मेंस में आपको खोजते हैं। पीटी उनके लिए सिर्फ एक द्वार है कि आप मेंस में बैठने के योग्य हैं या नहीं, और इंटरव्यू तो बस आपका व्यक्तित्व परीक्षण है, वहाँ प्रश्नोत्तर की बड़ी भूमिका नहीं होती है। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड या आपका साइकोलॉजी वो चेक करते हैं। तो लिखने की क्षमता, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो इसके विशेषज्ञ हों, उनको अपने नोट्स लिखकर दिखाएं इसमें क्या कमी रह गई है, और हर चीज़ पर एक व्यू। जैसे एक सी बात है कि प्रतिदिन आप आतंकवाद जैसे शब्द सुनते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बस दो वाक्य बताएं आतंकवाद क्या है। अगर यही प्रश्न अगर आप यूपीएससी के मेंस में आ जाता है तो
मैं सच कहूँ 100 शब्द लिखने में पसीने छूट जाएंगे। आतंकवाद क्या है? तो क्या है, क्यों है, कैसे है, आप जो भी पढ़ें खुद से पूछते रहें क्या है, क्यों है, कैसे है, तो एक दिन आप खुद को तैयार पाएंगे। सर बहुत धन्यवाद। और सर बस एक छोटा सा सवाल और इससे रिलेटेड, कि कई बार क्या होता है कि हम तैयारी करते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार हमसे नहीं हो पाएगा, क्या करें, ऐसा क्या करें। तो उसके लिए मोटिवेट कैसे करें खुद को, या सेल्फ मोटिवेट कैसे हों, और आपके आइडियल कौन थे जब आप तैयारी शुरू किए थे यूपीएससी में? कोई ऐसा कुछ रहा होगा या फिर? डिमोटिवेट ना हो इसके लिए कहीं दिल लगाइए, दिल तोड़वा लीजिए। डिमोटिवेट नहीं होंगे। बहुत से जगह ये कहा गया कि लोग जब थक जाते हैं तो लाल बत्ती और क्या गाड़वाड़ ये सब सोचते हैं। हालांकि ये फालतू बातें हैं। अपने आप को सिद्ध करना है। हर किसी की ज़िंदगी में थ्रू मतलब बचपन से अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेइज्जती हुई रखी होती है। हाँ। तो बस उसी को याद कीजिए कि उस बेइज्जती को धोना है, तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। धन्यवाद सर। आइए हम कविता की ओर चलते हैं। और मैं आपसे जब पहली बार मिला, मैं सच में बहुत स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तब से पहली बार कविता बचपन में ही आइडिया लग गया था कि कैसे, मतलब कैसे प्रस्फुटित हुई, या कुछ याद है, स्मरण है? कह सकता हूँ कि शायद पूर्व जन्मों से आ रही हूँ। मैंने जब जैसे ही वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त किया उसी समय से कविता स्फुरित हुई मन में। क्या बात, एक बार तो जोरदार तालियां हो जाए। कह सकता हूँ। सर चलते चलते मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि आज आशीष सर का जन्मदिन है। आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप धन्यवाद को बधाई दें। और चलते चलते मैं आपकी एक कोई गज़ल सुनना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहूँगा, जो आपको पसंद हो या जो आपको प्रिय लगे। मुझे तो सारी पसंद है। गाता तो नहीं हूँ, आवाज़ अच्छी नहीं है, बट पढ़ूंगा। स्वागत है। गौर फरमाइएगा। स्वागत है। आखिरी कुर्सी से भी तालियों की आवाज़ आनी चाहिए। सुष्मिता सुन लो, अच्छी लगे ना लगे, है ना। आखिरी में हो। दिल का बोझ ना बढ़ जाए, आहा, हम अरमान कम रखते हैं। वाह, दिल का बोझ न बढ़ जाए। दिल का बोझ ना बढ़ जाए, हम अरमान कम रखते हैं। किराए का मकान है, सामान कम रखते हैं। है, वाह 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 वाह। किराए का मकान है, सामान कम रखते हैं। वे मिलेंगे तो हाल पूछेंगे, आहा, और हम कुछ झूठ ही बोलेंगे। वे मिलेंगे तो हाल पूछेंगे। वो होता है ना, कैसे हैं, तो बोलना ही है ठीक है। वे मिलेंगे तो हाल पूछेंगे, और हम कुछ झूठ ही बोलेंगे। बस इसलिए ही लोगों से जरा पहचान कम रखते हैं। क्या वाह बात। वाह वाह। बस इसलिए ही लोगों से जरा पहचान कम रखते हैं। तुम मन में रहो, इस दुनिया के अफसानों में क्यों रहना। आहा, तुम मन में रहो। तुम मन में रहो, अंदर ही रहो। तुम मन में रहो, इस दुनिया के अफसानों में क्यों रहना। हम यूं ही नहीं, इन होठों पे तुम्हारा नाम कम रखते हैं। आए हाय आए हाय आए हाय। क्या बात, क्या बात। अब समझ गया हूँ, ये आंधियाँ आती हैं जाने के लिए। अब समझ गया हूँ, ये आंधियाँ आती हैं जाने के लिए। वो अभी आपने कहा था ना, डिमोटिवेट होता हूँ, तो इससे मोटिवेट हो सकते हैं। अब समझ गया हूँ, ये आंधियाँ आती हैं जाने के लिए, इसलिए आंधियों में खुद को हम परेशान कम रखते हैं। क्या बात। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आशीष सर हैं, आप आए सर, और हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया आपने। और निश्चित रूप से आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि सदा आपका आशीर्वाद, आशीर्वचन हम सब पर बना रहे। और मैं मातृभाषा हिंदी संगठन के आयोजक छोटे भाई कुमार लक्ष्मीकांत से निवेदन करता हूँ कि वो मैं
लक्ष्मीकांत से और मातृभाषा हिंदी संगठन के संरक्षक बड़े भाई निर्भय निर्वाण जी से निवेदन करता हूं मंच पर आए। माइक रख दीजिए। मेहनत करना होगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, तालियां बजती रहे भाई। आओ शुरू से मैं भी फोटो खिंचाना चाहता हूँ। निकाल के वहाँ पे खींच लो और ये वाला उसको दे देना है और वहाँ वाला लेके चलो। संगीत के बिना शब्द जो है सुशोभित नहीं हो पाते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। मैं आयोजक टीम से कहूंगा कि वो त्वरित कार्यवाही के पक्ष में अपना भाव रखें। पिछले 2 महीने से मैं बिहार में रहा हूँ और ये पहला ओकेजन जब बिहार में कोई फंक्शन में अटेंड किया। रियली इट वाज प्रेज़वर्दी। थैंक यू ब्रो। और आप इलाहाबाद से हो, इलाहाबाद मेरी पोस्टिंग रह चुकी है इस 90s में, तो नहीं है इलाहाबाद तो तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आयोजक टीम को। ऐसे ही करते रहें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। आइए संगीत की ओर चलते हैं। चेक लाइट कौन देख रहा है? लाइट चेक चेक। लाइट वाले से मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ कुर्सियों की लाइट है उसे बंद कर दे, थोड़ा कम कर दे। मंच की लाइट यथावत रहने दें। चेक चेक। हेलो। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोग बदेत काहे कारी, बता द बबुआ, लोग बदेत काहे कारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, लोग बदेत काहे कारी, बता द बबुआ, लोग बदेत काहे कारी, बता द बबुआ।
जैसे कि होता है सब लोग बाहर जाते हैं कमाने, बहुत मतलब कि पति पत्नी का ये भाव है, जब पति बाहर से आते हैं घर तो कोयल से मतलब एक पत्नी क्या कहती है, मैं गाने के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगी। सूतल पिया की जगावे हो रामा, कोयली तोर बोलिया, कोयली तोर बोलिया, कोयली तोर बोलिया, कोयली तोर बोलिया, कोयली तोर बोलिया बोलिया, सूतल पिया की जगावे हो रामा, कोयली तोर बोलिया, सूतल पिया की जगावे हो रामा, कोयली तोर बोलिया। आए दिन बोली कोयली भोर बिनु सरता, आए दिन बोली कोयली भोर बिनु सरता, आजू किया बोले अधीर किया रामा, कोयली तोर बोलिया, सूतल पिया की जगावे हो रामा, कोयली तोर बोलिया। पूरी सोनी का पिया मोर जागल, तोर बोली सोनी का पिया मोर जागल, उठ चलल परदेसवा हो रामा, कोयली तोर बोलिया, सूतल पिया की जगावे हो रामा, कोयली तोर बोलिया। खोइत परात कोयली खोइत उजाड़ब, खोइत परात कोयली खोइत उजाड़ब, काटब छनन घन गछिया हो रामा, कोयली तोर बोलिया।
पिया के जगा गई हो रामा, कोई तोर सूतल पिया के जगा गई हो रामा, कोई तोर कोरिया, कोई तोर कोरिया, कोई तोर कोरिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीता भारती जी को। अभी हम गायन की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर गायन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम तीनों अपनी गायिकाओं को हम सम्मानित करेंगे, हमें गौरव होगा। हम रोशन कुमारी झुमरी जी से निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आए, और इसके बाद दीपशिखा जी हैं हमारे पास। बस दो ही हमारे कलाकार शेष हैं आज के इस महोत्सव में। हालांकि एक मैं भी था, पर मैं कविता नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। तो एक बार जोरदार ताली बजा दें भाई आप लोग, जिनका हाथ बिजी है, कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल है, कुछ लोगों के हाथ में सम्मान है। हाँ, सबके जितने भी आयोजन समिति के सदस्य हैं, और स्पेशली लक्ष्मीकांत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे यहाँ प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया। एक और माइक नहीं होगा? जी मैम। हारमोनियम के माइक दे दीजिए। रख दीजिए भाई। कि बार
मिश्र जी की रचना है। से बैठा बोला
और हर पल को जी भर के जीता हुई मेरी आदत है। कुमार साहब कहते थे, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में, हम किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। इसे गाने के बाद हमारे पास दीपशिखा शर्मा जी हैं, आपके सामने वो भी प्रस्तुति देंगे और माहौल बना देंगे, मेरी गारंटी है। बना देंगे ना? हाय, क्या बात है। हर बरसे ललैया हो की रस चुएला हो की रस चुएला, जैसे